हेलो बच्चों, है ना। शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लास्ट क्लास में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फंक्शन क्या होता है, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करी थी। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस करी थी? डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होता है। फिर दो टर्म और डिस्कस की थी साथ में, इमेज और प्री इमेज। तो एक बार जल्दी से मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ताकि हम आगे बढ़ पाए। मान लीजिए ये कोई फंक्शन है एफ कॉलन ए से बी, है ना, जो कि ए से बी में डिफाइंड है। इसको मैपिंग के फॉर्म में कुछ ऐसा डिनोट कर दिया था हमने, इधर ए इधर बी। ए से बी में जो फंक्शन है वो कौन सा है? एफ। अब सपोज एक्स में जो एलिमेंट, ए में जो एलिमेंट है वो है एक्स, और बी में जो एलिमेंट है वो है वाई। एक्स का वाई के साथ कोई ना कोई रिलेशन दे रखा है, ठीक। तो वापस से वही जो टर्म्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, बात की थी, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि एफ कॉलन ए से बी में ए क्या होता था बच्चों? व्हाट इज ए? डोमेन। ए किसको दर्शाता है यहाँ पर? डोमेन को। बी किसको दर्शाता है? को डोमेन को, है ना। डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं, लिख देता हूँ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रांत। को डोमेन को क्या बोलते हैं? परिसर। ठीक, ये हो गया डोमेन, को डोमेन। अब मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट है z, ठीक। मैं आपसे बोलता हूँ इमेज ऑफ x बताओ। क्या बोलता हूँ मैं आपसे? इमेज ऑफ x। तो x का प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है, तो क्या है x का प्रतिबिंब यहाँ पर? y है। आपसे पूछा गया प्री इमेज ऑफ z बताओ। क्या पूछा गया? प्री इमेज ऑफ z। तो प्री इमेज ऑफ z तो है ही नहीं। फिर पूछा गया प्री इमेज ऑफ y बताओ, ना। y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है बच्चों? x। ये हो गया प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत और सह प्रांत। अब क्या रह गया? परिसर, रेंज। है, रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज क्या होता था? सेट ऑफ इमेजेस। रेंज क्या होती थी बच्चों? सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस का मतलब प्रतिबिंबों का समुच्चय। यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है? सिर्फ एक, y है। तो क्या आ जाएगी? सिर्फ y। ये हमारा आंसर होगा रेंज की टर्म्स में। आपसे पूछे डोमेन भी बताओ, तो डोमेन क्या होगा? समुच्चय ए में जितने अवयव हैं वो सारे के सारे। यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक्स, तो डोमेन एक्स हो गया। आपसे बोलता को डोमेन बताओ, तो को डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पर? समुच्चय बी में जितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं यहाँ पे? दो। कौन कौन से? वाई और जेड। तो ये सब को डोमेन हो गया। तो प्रांत, परिसर, ये को डोमेन को भैया सह प्रांत बोलते हैं। ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, सही कर लेना इसे। को डोमेन को क्या बोलते हैं? सह प्रांत। रेंज को परिसर बोलते हैं। रेंज को क्या बोलते हैं? परिसर। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक और बात दिख रही है इम्पोर्टेंट, कि मान लो ये कोई समुच्चय है, ये रेंज है ना। तो रेंज किसके अंदर हो सकती है? को डोमेन के अंदर। ये भी हमने कल बात की थी। इसका क्या मतलब?
परिसर सप्रांत का उपसमुच्चय होता है। परिसर सप्रांत का उपसमुच्चय होता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में अगर हम बोलेंगे तो प्रांत में अवयवों की संख्या, प्रांत में अवयवों की संख्या हमेशा या तो सप्रांत से कम होगी या उससे बराबर होगी, है ना। ये स्टेटमेंट भी हमने कल पढ़ा था। रेंज कोडोमेन, है ना। लास्ट क्लास में हमने ये बात करी थी। अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं किए तो वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इतना हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ रहे हैं। बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने आपको कल टेस्ट ऑफ फंक्शंस बताए थे। टेस्ट ऑफ फंक्शन किससे पढ़े थे हमने? मैपिंग वाले मेथड से। आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है? कोई एग्जांपल लेते हैं बच्चों, है ना, उससे समझ में आएगा। मान लो लेट, है ना, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। दो एग्जांपल ले लेता हूँ। पहला एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तीसरा एग्जांपल, और बोलो। पहले ये दोनों बनाते हैं, चलो। अब बेसिकली यहाँ पे हमें इनके ग्राफ पता होने चाहिए। तो अभी तो मैं ये मान के बना रहा हूँ कि आप लोगों को ये ग्राफ आते हैं, है ना। बट इन फ्यूचर आगे के लेक्चर्स में हम ये सारे बेसिक ग्राफ पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। किसी को क्या आता है, किसी को क्या नहीं आता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सारा पढ़ाऊंगा और यही मान के पढ़ाऊंगा कि आपको नहीं आता, ठीक है ना। तीसरा, इन जनरल कोई ग्राफ बना ले। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा। क्लास 11th में आप लोगों ने इसे तो पढ़ा है। ये किसका ग्राफ है? किसका ग्राफ है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का। तो ये तो बेसिक हमने ग्राफ पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, है ना, कंसेप्ट लिख रहा हूँ। ड्रॉ a line parallel to y-axis in the domain of fx। क्या बोल रहा हूं मैं? फलन के प्रांत में, फलन के प्रांत में y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचो। ये खींच दी। अगर ये रेखा इस ग्राफ को सिर्फ एक बिंदु पे काटती है तो आपका फलन होगा। जैसे यहाँ पे खींची, फिर यहाँ पे खींची, ये भी एक ही बिंदु पे काट रही है, ये भी एक ही बिंदु पे काट रही है। इधर भी खींच दी y अक्ष के समांतर, तो ये भी एक ही बिंदु पे काट रही है। इधर आए, यहाँ खींची इसके प्रांत में, तो ये कितने बिंदु पे काट गई? दो बिंदुओं पर। तो ग्राफ से हम क्या कह सकते हैं कि भैया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो फलन होगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब भी फलन होगा, लेकिन y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक इनपुट, है ना, एक इनपुट पे क्या दे रहा है, ये देखो,
दो आउटपुट दे रहा है और एक इनपुट पे दो आउटपुट संभव नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट ही मिल रहे हैं, डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट ही मिल रहे हैं, इसलिए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक फलन हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब भी एक फलन हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स फलन नहीं है। आई क्या बात समझ में? सबको समझ में आती है क्या? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, बहुत आराम है, हमें ग्राफ पता होना चाहिए। अभी ये मान के पढ़ाया गया है कि आप लोगों को ग्राफ आते हैं, लेकिन भविष्य में मैं ये सारे ग्राफ आगे के लेक्चर्स में दोबारा से एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर हमें तो ग्राफ नहीं आते, हम क्या करेंगे? तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, सारे ग्राफ सिखाए जाएंगे, आप लोगों को बताए जाएंगे। आपको ग्राफ पता होगा, आपको जो फलन का प्रांत है उसमें y अक्ष के समानांतर रेखा खींचनी है। अगर वो रेखा उस ग्राफ को दो या दो से ज्यादा बार काटती है, कितनी बार? दो या दो से ज्यादा बार काटती है, तो वो फलन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बार काटती है तो वो फलन होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा है ना? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं क्रिस्टल क्लियर सीसी, समझ में आ रहा है तो। कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करते जाओ मैसेज। क्रिस्टल क्लियर है सबको? बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अच्छा, यहीं पे एक और बात बोलना चाहूंगा मैं आपको। प्रांत परिसर वैसे तो बच्चों हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी ग्राफ दिख रहे हैं मेरे सामने, तो जो ये ब्लैक वाला कर्व है y टू एक्स स्क्वायर का, है ना? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस ग्राफ से आप मुझे इसका प्रांत बताओ, क्या बताओ? y बराबर एक्स स्क्वायर का प्रांत बताओ, तो इस ब्लैक वाले पोर्शन की x अक्ष पे परछाई कहाँ से कहाँ गिरेगी? देखो इसकी इधर गिरेगी, इधर 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 इधर, इसकी इधर गिरेगी नहीं गिरेगी? तो इसका प्रांत क्या समझ में आता है हमें? किसी भी कर्व का, है ना, अगर वो फलन है, किसी भी वक्र का वो फलन है, तब एक्स अक्ष पर परछाई क्या दिखाएगी आपको? उसका प्रांत दिखाएगी। तो एक्स बिलोंग्स टू आर इसका प्रांत हो गया। आपसे कहा परिसर, तो उस ग्राफ की वाई अक्ष पे परछाई, उस ग्राफ की वाई अक्ष पर परछाई क्या होगी? हमारा परिसर होगी। ये सारी बातें काम आएगी भविष्य में, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। देखो इसका इधर जीरो पे जीरो ही गिरेगा, जीरो से नीचे दिख ही नहीं रहा कुछ, तो इसका परिसर क्या है? जीरो से अनंत। दूसरे वाले ग्राफ को देखो, इसमें भी अगर हम प्रांत लिखना चाहते हैं, प्रांत क्या होता है? इनपुट एक्स, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत, तो एक्स बिलोंग्स टू आर इसका प्रांत हो गया। परिसर पूछा जाए तो माइनस अनंत से प्लस अनंत पे गिरेगी इसका परछाई, है ना? तो माइनस अनंत से प्लस अनंत इसका परिसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट हो जाता है हमारा। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। ये सारे नाम पहले इंग्लिश में लिखने वाला हूँ मैं, फिर हिंदी में भी लिख देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर आप अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो या ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शंस को बच्चों मेनली, है ना, क्लासिफिकेशंस वगैरह सब आगे आएंगे, बट फिर भी टू ब्रांचेस में ब्रेक किया है।
एल्जेब्रिक फंक्शन, बीज गणितीय फलन है ना। एक ट्रांस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ये फर्दर आगे क्लासीफाई हो रखे हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन आप लोग साथ साथ बना सकते हैं चार्ट। सारे के सारे पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। पोलिनोमियल फंक्शन, कचरा हो जाएगा। रिलेशनल फंक्शन, रिलेशनल फंक्शन, लास्ट पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसे भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इधर इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। पीस वाइज में आते हैं बच्चों मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन FPF, लास्ट एक और होता है इसमें सिग्नम। चार्ट बना लीजिए बच्चों। हिंदी में लिखाऊंगा जी, डोंट वरी। अंग्रेजी में नाम इसलिए लिखवा रहे हैं बच्चों, आगे पीछे तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना ही है, वहां पे ये सब काम आएंगे, फिर वहां पे बगले झांकोगे कि यार ये क्या होता है, ये क्या होता है। चार्ट बना लीजिए आप लोग, फिर मैं हिंदी में बोल देता हूँ इन सबके नाम। हो गया। फंक्शन को हिंदी में फलन, ये बीज गणितीय फलन, एल्जेब्रिक फंक्शन बीज गणितीय फलन। लिखते चले जाओ, बीज गणितीय फलन। बीज गणितीय फलन में पहला पॉलिनोमियल फंक्शन, ये बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल बहुपदीय फलन। रेशनल फंक्शन परिमेय फलन, इरेशनल फंक्शन अपरिमेय फलन, अपरिमेय फलन। पीस वाइज का नाम छोड़ दो, पीस वाइज ही बोलते हैं इसे। मॉडुलस फंक्शन को मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन को मापांक फलन। GIF, GIF को महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन।
महत्तम पूर्णांक फलन, एफपीएफ, भिन्नात्मक फलन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पूरा नाम है इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हिंदी में बोलेंगे इसे भिन्नात्मक फलन। भिन्नात्मक फलन, सिग्नम को हिंदी में सिग्नम ही बोलते हैं। इधर ये तो नाम ही है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ये त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन, एक्सपोनेंशियल को चरघातांकी फलन, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हो गया बच्चों? डन? ठीक है। अब बच्चों में इसमें है ना, आप लोगों को, आपने चाहे 11th में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जैसे अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाऊंगा ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के अगल बगल जो कुछ है ना सब करा देंगे। अगल बगल का मतलब, अगल बगल का मतलब ये नहीं है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पढ़ाएंगे, बट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उसके बेसिक ग्राफ सब यहीं कवर करा दिए जाएंगे। अरुण क्या बोलना चाह रहे हो बेटा आप? किसका पूछ रहे हो? जल्दी बोलो अरुण, क्लास का टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक, फिर एक्सपोनेंशियल। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों अपने आप में एक चैप्टर है, तो जैसे हमारा फंक्शन चैप्टर खत्म होगा उसके बाद इस पे आएंगे, फिर ये पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल, ये सारे कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आगे बढ़े, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? y इज इक्वल्स टू साइन एक्स के बारे में बात करेंगे, y इज इक्वल्स टू cos x के बारे में बात करेंगे, y इज इक्वल्स टू tan x, y इज इक्वल्स टू cot x, y इज इक्वल्स टू sec x, y इज इक्वल्स टू cosec x। इन सभी के ग्राफ्स, डोमेन, रेंज, पीरियड, है ना, और एक सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसे खट से नोट करो, फिर वन बाय वन सारे शुरू करते हैं। सभी आ गए ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला पहला कौन सा फंक्शन है, सब ध्यान से देखना। 11th में पढ़ा नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री आती है नहीं आती, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, सीखने की कोशिश करें, कहीं भी समझ में नहीं आता है तो पूछ लें। पहला y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, समझते चले, साथ साथ ग्राफ ड्रॉ करते चले, बिना ग्राफ के कैलकुलस में कुछ नहीं होना है।
+1 -1 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई 5π/2 3 पाई -π/2 -पाई -3π/2 -2 पाई -5π/2 -3 पाई -7π/2 एंड सॉन ही चलते ही चला जाएगा है? अब मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था है ना, कि मान लो हमें सिर्फ ग्राफ पता है, हमें डोमेन रेंज पता नहीं है ना, तो ग्राफ से हम डोमेन रेंज कैसे लिखेंगे? इस ग्राफ की एक्स अक्ष पे परछाई तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक गिर रही है, तो उसका प्रांत हो गया। इस ग्राफ की वाई अक्ष पे परछाई तो -1 से 1 के बीच में ही गिरेगी, तो उसका परिसर हो जाएगा। तो डोमेन प्रांत क्या होगा बच्चों? x बिलोंग्स टू r ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा? परिसर sin x बिलोंग्स टू -1 से 1। ये डोमेन रेंज हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ना एक आर्टिकल और है छोटा सा, है ना, इंपॉर्टेंट बात है वो कि सर प्रिंसिपल डोमेन भी कुछ होता है। प्रिंसिपल डोमेन मुख्य प्रांत। मुख्य प्रांत बच्चों x बिलोंग्स टू sin x का -π/2 से π/2 होता है। ऐसा क्यों लिया है ये ITF में बताऊं, है ना। मुख्य प्रांत क्या होता है साइन का? -π/2 से π/2। अच्छा, यहाँ पे sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको बताओ? sin x की मैक्सिमम वैल्यू +1 दिख रही है। sin x की मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है? -1 दिख रही है। अब बात करते हैं पीरियड की। पीरियड भी बच्चों दो तरह का होता है, एक फंडामेंटल पीरियड होता है, एक जनरल पीरियड होता है। FP फंडामेंटल पीरियड, GP जनरल पीरियड, है ना, पूरा पूरा लिखेंगे आप लोग। FP फंडामेंटल पीरियड, GP जनरल पीरियड। ध्यान से सुनेंगे, पीरियड होता क्या है सबसे पहले तो, है ना, वह न्यूनतम समय अंतराल, वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके पश्चात फलन अपने मानों की पुनरावृत्ति करने लगे। वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके पश्चात फलन अपने मानों की पुनरावृत्ति करने लगे, उस फलन का क्या कहलाता है? वो प्रांत कहलाता है। जैसे यहाँ से देखना है साइकिल 0 से 2 पाई, है ना, इस सेक्शन को अलग कर लिया, इस सेक्शन को उठा के यहाँ से उठा के पीछे की तरफ रखा -2 पाई से 0 पे, तो ये क्या होगा? सेक्शन इसको ओवरलैप कर जाएगा। मतलब ये -2 पाई से 0 देखूं, या 0 से 2 पाई देखूं, या 2 पाई से और आगे तक देखो, या उल्टा देखते हैं, चलो या पीछे से चलते हैं। -3 पाई से, ग्राफ छोटा बना हुआ है, देखो आपको समझेगा कि -2 पाई से 0, इस सेक्शन को उठाया, किस पे रख सकता हूँ मैं? 0 से 2 पाई पे रख सकता हूँ। फिर इस 0 से 2 पाई वाले सेक्शन को उठा के देखोगे तो ये आगे तक ऐसे बन रहा है ना कंटिन्यूएशन में, तो 2 पाई से 4 पाई पे रखने में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हर 2 पाई के बाद अपने मानों की क्या करने लग गया? पुनरावृत्ति करने लग गया। तो न्यूनतम धनात्मक समय अंतराल क्या आया? 2 पाई। ये तो इसका फंडामेंटल पीरियड आया। जनरल पीरियड क्या होगा कि आप इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, n से गुणा कर दो। यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होगा? इंटीजर 2n पाई। कि नहीं सर मैं तो 4 पाई बोलूंगा, 4 पाई दो साइकिल को एक साइकिल में काउंट करूंगा, तो कर सकते हैं, है ना। तो 2n पाई इसका जनरल पीरियड होगा और 2 पाई इसका फंडामेंटल पीरियड
होगा। फंडामेंटल पीरियड बोले तो मुख्य आवर्त का, जनरल पीरियड तो समझते ही हैं हम। पीरियड समझ में आया नहीं आया? क्या होता है पीरियड? वह न्यूनतम धनात्मक समय अंतराल जिसके पश्चात फलन अपने मानों की पुनरावृत्ति करे। फलन अपने मानों की पुनरावृत्ति करे क्या कहलाता है? उस फलन का आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, नोट कर लिया? समझ में आ गया? एकदम अच्छे से आगे बढ़े। पीरियड की डेफिनेशन लिख लेना जो मैंने बोली है, तो बाद में पूछोगे सर आपने तो बताया ही नहीं। जैसे हमारे इस चैप्टर में एक आर्टिकल भी आएगा पीरियोडिक फंक्शन, तो वहां पे वापस से पढ़ेंगे। अभी तो बस ये मान लो कि मैं आपको एबीसीडी सिखा रहा हूँ ताकि आपको हमारी बातें समझ में आए, ये 11th की कुछ पाप है तो वो कम हो जाए। ठीक है, बढ़े आगे। नोट कर लिया है तो डन लिख दें। चलिए, अब एक फॉर्मूला होता है sin x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो x बिलोंग्स टू कुछ होता है, मुझे भी नहीं आता है, ऐसा मान लेते हैं, प्रूफ करते हैं उसका क्या होता है। क्या करें? इसको साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री नंबर वाला चैप्टर। तो ये क्या हो गया बच्चों? 2 cos x प्लस अल्फा बाई 2 टू साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या मिला हमें कि सर cos x प्लस अल्फा बाई 2 0 और साइन x माइनस अल्फा बाई 2 0। अब ये आप लोगों को पता है, अच्छी बात। नहीं पता है और अच्छी बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन x अगर 0 है तो x क्या होता है? n पाई होता है। यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन x अगर 1 है तो वो काम आ रहे हैं वहां पे, इसलिए इधर आ गया 4n प्लस 1 पाई बाई 2, वही n बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन x इक्वल्स टू -1 तो x इक्वल्स टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2। लर्न है, अच्छी बात। नहीं है तो प्लीज कर लेना, मत छोड़ना इन्हें। ये साइन के लिए होता है बच्चों, कोस के लिए भी लिख देता हूँ यहीं, कोस x इक्वल्स टू 0। कोस कहाँ पे 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अभी ग्राफ में भी दिखा दूंगा, ग्राफ बनाऊंगा जब कोस का। कोस x की वैल्यू 1 कहाँ होती है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कोस की वैल्यू -1 कहाँ होती है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2n प्लस 1 पाई। इंटीजर, ये लर्न है, अच्छी बात। नहीं है तो इन्हें लर्न कर लें। साइन कहाँ पे 0 होता है? n पाई पे, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन की वैल्यू -1 कहाँ होती है? x इक्वल्स टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2 पे, जहाँ पे n पूर्णांक है।
cos 0 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू का विषम गुणांक। विषम संख्या को किससे लिखते हैं? 2n+1 से। विषम संख्या को किससे लिखते हैं? 2n+1 से। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो 2n+1 पाई बाई टू। cos की वैल्यू 1 कहाँ होती है? 2n पाई पर। 2n पाई बोले तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का सम गुणांक, सम संख्या। सम गुणांक बोले तो 2n, 2n। cos की वैल्यू -1, x बिलोंग्स टू 2n+1 इंटू पाई, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। 2n+1 किसको दर्शाता है यहाँ पर? ऑड मल्टीपल को, विषम गुणांक को, है ना। तो वापस से आते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? cos x प्लस अल्फा बाई टू इक्वल्स टू 0। cos की वैल्यू 0। cos 0 कहाँ होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, पाई बाई टू के विषम गुणांकों पर। तो यहाँ पे 2p+1 पाई बाई टू लिख देते हैं, जहाँ पे p बिलोंग्स टू इंटीजर। 2 से 2 चला गया बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आई? 2p+1 टू पाई माइनस अल्फा। इधर बढ़े, साइन 0 कहाँ पे होता था? n पाई पे, तो x माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू क्यू पाई लिख देते हैं, जहाँ पे q बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2q पाई प्लस अल्फा, वही q बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर पाई का गुणांक विषम है, 2p+1 एक विषम संख्या है, तो यह माइनस का चिन्ह आ रहा है। पाई का गुणांक 2q है, मतलब संग संख्या, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह आ रहा है। तो इसको जनरल लिखना पड़ेगा हमें, तो है ना, जनरलाइज करना पड़ेगा इसे। तो जनरलाइज सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो आप इसका, कि दोनों कवर हो जाए। ऐसा लिख सकते हैं क्या? x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, जहां पर n बिलोंग्स टू तो इंटीजर है और अल्फा मुख्य हल है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वही जो हमने लिखा था, अल्फा क्या है? -पाई बाई टू से पाई बाई टू, मुख्य हल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों। क्या आएगा? x बिलोंग्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। आप ध्यान से देखो, जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है उसमें अगर आप सम संख्या लिखोगे तो कॉस वाले हल आ जाएंगे, विषम संख्या लिखोगे तो साइन वाले हल आ जाएंगे। समझ में आता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का रिवीजन करवा दिया मैंने आप लोगों को यहाँ पर फंक्शन में। समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट? किसी पुण्यात्मा को कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर? वेदमती को आ गया, मोनू जी को आ गया, बाकी बच्चों समझ में आता है क्या? किसी भी पुण्यात्मा को कोई डाउट हो तो बिंदास होकर पूछें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप मुझे परेशान कर सकते हैं, अभी नहीं करोगे तो बाद में मैं आपको परेशान करूंगा, पूछूंगा इसे भविष्य में। तो डन? नोट कर लिया सभी ने? चलिए ये भी नोट कर लो, ये दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन 0 कहाँ कहाँ पे होता है? n पाई पे। साइन कहाँ पे 0 होता है? n पाई पे। 1 कहाँ होता है? 4n+1 पाई बाई टू पे। साइन x की वैल्यू -1 कब होती है? 4n-1 पाई बाई टू पे। ग्राफ पे दिखा देता हूँ, देखो ये ग्राफ है हमारा साइन x का। साइन x 0 कहाँ पे दिख रहा है? देखो -3 पाई पे, -2 पाई पे, -पाई पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, n पाई पे। इसका मतलब साइन कहाँ 0 हो गया? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -4 पाई। तो इसको जनरल क्या लिख सकते हो? n पाई। इन जनरल क्या लिख सकते हैं हम? n पाई। 0 डालोगे तो 0, 1 डालोगे तो पाई, 2 डालोगे तो 2 पाई, -1 डालोगे तो -पाई, एंड सो ऑन। ऐसे ही 1 कहाँ पे दिख रहा है? देखो पाई बाई टू के बाद 5 पाई बाई टू पे दिखता है। इसका मतलब 4n+1 पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, ये 5 पाई बाई टू। इधर आओ तो -3 पाई बाई टू। -1 कहाँ दिख रहा है बच्चों? -पाई बाई टू पे है, फिर 3 पाई बाई टू पे है, इधर -5 पाई बाई टू पे। मतलब यहाँ पर
हम अगर n की जगह इंटीजर डालते चले जाएं तो वो सारी की सारी वैल्यूज हमें मिलती चली जाती। मिल रही है क्या वो सारी की सारी वैल्यूज बच्चों हमें? तो इनको अपनी अच्छे से अंतरात्मा में बसा लें। अपनी अंतरात्मा में बसा लोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि ये कंसेप्ट तो बार बार कहीं ना कहीं किसी रूप में रूप बदलते रहेंगे, पर ये काम आते ही रहेंगे। ठीक है, अच्छे से देख लो। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये फॉर्मूले, साइन सी माइनस साइन डी, कोस कब जीरो हो रहा है, साइन कब जीरो हो रहा है, यहाँ पे 2p+1 क्यों लिखा, यहाँ क्यू पाई क्यों लिखा, है ना, क्योंकि जीरो हो रहा था तो हमें पता है कि एन पाई पे जीरो होता है, तो यहाँ क्यू पाई लिख दिया। यहाँ पे पी और क्यू लेने का मकसद, क्योंकि मेरे को जनरल सॉल्यूशन में एन पाई एन की टर्म्स में लिखना था। कोस कब जीरो होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू लिख दिया। साइन कब जीरो होता है, एन पाई पे, तो क्यू पाई लिख दिया। इन दोनों को मर्ज करना था, मर्ज कैसे करें? यहाँ विषम संख्या के लिए माइनस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ सम संख्या के लिए प्लस चिन्ह आ रहा है, तो कुछ ऐसा लिखा जाए तो हमारा काम बन जाए। आप देखो यहाँ सम संख्या लिखोगे तो ये वाले सॉल्यूशन आएंगे। विषम संख्या लिखोगे तो ये वाले सॉल्यूशन आएंगे। आता है क्या बच्चों समझ में? ईमानदारी से क्रिस्टल क्लियर है सबको? नोट कर चुके हैं आप सब ये? बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही करेंगे, है ना। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने फंक्शन शुरू से अटेंड नहीं किया है, इनइक्वलिटीज, असमीकाएं, अंतराल के बारे में आप लोगों को पता नहीं है, तो मैंने वीडियो लेक्चर्स डाल दिए हैं उस चैनल पे। आप प्लीज पुराने लेक्चर्स देख लेना एक बार। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रेगुलर रहिए। क्लास छोड़ने की बिल्कुल नहीं सोचें, रेगुलर रहें क्लासेस में।